ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तुझे भी बधाई है और उन मजदूरों और उनके परिवार वालों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई है। क्या ऐसे क्या देख रहा है, कुछ लगा है क्या? ब्रो हर बार सवाल पूछना पड़ेगा क्या? कभी तो खुद से बता दिया कर। एक ही तो काम दिया है तुझे, सिर्फ सवाल पूछने का, वो भी नहीं करना तुझे। सब बधाइयां ही दे रहे हैं लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। एक मिनट, सरकार से क्यों सवाल पूछना? सरकार ने तो अच्छा काम किया ना रेस्क्यू में। रेस्क्यू में तो किया मेरे भाई, पर मेरा सवाल है कि रेस्क्यू की नौबत ही क्यों आई? टनल में रेस्क्यू टनल क्यों नहीं था? गडकरी जी ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ठीक है यार, सरकार से भी सवाल कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन पहले मुझे ये बता कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ पता है इस बारे में जानने के लिए। तू भी ना। ले सुन, देख, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में दिवाली के दिन अचानक से मलबा गिर जाने से टनल में 41 मजदूर फंस गए और उनको बचाने का अभियान 17 दिनों तक चला। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तब इस प्रक्रिया में लगे बचाव कर्मियों को बार बार बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। शुरुआत में बचाव दल ने हॉरिजॉन्टल खुदाई शुरू की ताकि सीधे रास्ते से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचा जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया, जो कि मेनली ड्रिलिंग के लिए ही बनी है। लेकिन इस प्रक्रिया में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मलबे में सरिये और मिश्रित धातु से टकराने की वजह से ऑगर मशीन को नुकसान पहुंचा और आखिरकार वह टूट गई, जिसके बाद उसे निकालने की दिशा में लंबा प्रयास किया गया। फिर वर्टिकल माइनिंग शुरू की गई और सिर्फ वर्टिकल नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह से टीम खुदाई कर रही थी ताकि एक प्रक्रिया दिक्कत दे जाए तो दूसरी का इस्तेमाल कर समय बचाया जा सके। और फिर सब सही जाने लगा और हॉरिजॉन्टल माइनिंग में अंतिम 5 मीटर की जो माइनिंग थी वो मैनुअली की गई, क्योंकि वहां जाकर मशीन फिर फंस गई। तब एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि अब मशीन का जोर और नहीं लगाएंगे क्योंकि हो सकता है कि इससे मलबा गिर जाए। तब रेट माइनिंग की प्रोसेस को अपनाया गया। रेट माइनिंग ये क्या होता है? रेट माइनिंग एक ड्रिलिंग टेक्निक है जो कि अभी भारत में बैन है, लेकिन इस ऑपरेशन में रेट माइनिंग का यूज किया गया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इंसान रेट यानी कि चूहों की तरह बिल खोदते जाते हैं, यानी कि माइनिंग करते जाते हैं और खुद ही मिट्टी बाहर फेंकते जाते हैं। 6 लोगों की टीम तैयार की गई और इस प्रोसेस से अंत में जो टीम थी वो टनल में फंसे लोगों तक पहुंच सकी और पाइप और स्ट्रेचर की मदद से फिर लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ब्रो, जब इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स थी तो फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 दिन कैसे लग गए? मतलब क्या हुआ इन 17 दिनों में? ठीक है, चल तुझे बताता हूँ कि इन 17 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन में हर दिन क्या क्या हुआ। पहले तो 12 नवंबर के दिन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के कारण 41 मजदूर अंदर फंस गए। फिर 13 नवंबर को सबसे पहले उनसे संपर्क स्थापित किया गया और एक पाइप के थ्रू उन तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाने लगा। और फिर उसके बाद 14 नवंबर को पहले 900 मिलीमीटर डायमीटर के स्टील पाइप को ऑगर मशीन के जरिए मलबे के अंदर डालने की कोशिश की गई, लेकिन मलबे के लगातार गिरते रहने से ऑपरेशन रोकना पड़ा और 2 मजदूरों को थोड़ी बहुत चोट भी लगी। लेकिन इस दौरान मजदूरों तक खाना, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाएं पहुंचती रही। फिर 15 नवंबर को ऑगर मशीन से संतुष्ट नहीं होने के कारण NHIDCL ने नई स्टेट ऑफ आर्ट ऑगर मशीन की मांग की, जिसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। फिर 16 नवंबर को दिल्ली से आई नई मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन 17 नवंबर को नई ऑगर मशीन में भी प्रॉब्लम आने लगी, जिसके बाद अपने इंदौर से भी एक ऑगर मशीन को मंगवाया गया, लेकिन फिर काम रोकना पड़ा। कितनी बार बंद चालू होगी। 18 नवंबर को पीएमओ के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने एक नई योजना पर काम शुरू करने का आदेश दिया। 19 नवंबर को ड्रिलिंग बंद रही और इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बचाव कर्मियों का जायजा लिया, जहां मंत्री जी से रेस्क्यू टनल के बारे में पूछ लिया गया, लेकिन मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम धामी से फोन पर बात की। 21 नवंबर को मजदूरों का वीडियो पहली बार सामने आया। मोदी जी बात करे और फोटो वीडियो ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर 22 नवंबर को 800 mm का मोटा स्टील का पाइप 45 मीटर तक गया, लेकिन शाम के समय फिर कोई बाधा आ गई तो ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। और 23 नवंबर को दरार दिखने के कारण ड्रिलिंग रोकनी पड़ी और 24 नवंबर को भी यही हाल रहा। मतलब दोबारा से ड्रिलिंग स्टार्ट करने के बाद फिर किसी कारणवश ड्रिलिंग बंद कर दी गई। फिर क्या हुआ? अब तक 50 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर 25 नवंबर को ये डिसाइड किया गया कि अब मशीन नहीं, रेट माइनिंग को अपनाया जाएगा, मतलब रेट माइनिंग की तकनीक को अपनाया जाएगा। और फिर इसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई। यहां से आता है कहानी में ट्विस्ट। अब भाई आखिरी के 3 दिन में होने वाला है कमाल। ठीक है, अब आ गए अपन क्लाइमेक्स तक। 26 नवंबर को सिलक्यारा बारकोट सुरंग के ऊपर वाली पहाड़ी पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई और टनल के हॉरिजॉन्टल पार्ट पर मैनुअल ड्रिलिंग जारी रही। 27 नवंबर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खुदाई जारी रही और फिर फाइनली 28 नवंबर को रेस्क्यू टीम के लोग अपने मजदूरों तक पहुंच सके और टनल में पाइप डालने का काम पूरा हुआ और फिर धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को बाहर निकालना शुरू किया गया। कैसी लगी कहानी?
रोंगटे खड़े हो रहे थे, है ना, बिल्कुल फिल्मी स्टोरी। उनके परिवार वाले काफी खुश हुए होंगे ना। हाँ, जैसे ही खबर पहुंची कि रेस्क्यू टीम के लोग मजदूरों तक पहुंच गए हैं, तब तक वहां पर सभी के परिवार वाले मौजूद हो गए थे। टनल से निकलने के बाद मजदूरों का स्वागत किया गया और उन्हें एम्बुलेंस से चेकअप के लिए भेजा गया और सब बहुत खुश हुए। चलो अच्छा है फाइनली। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, इस मामले पे अपनी राय जरूर बताएं। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं।